जो स्पोर्ट्स में फीमेल प्लेयर्स होते हैं उनके क्या चैलेंजेस रहते हैं? बहुत सारे कोच ऐसे होते हैं जो हम न्यूज़ में मीडिया में भी सुनते होंगे, आपका हरासमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियली मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, आपने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। तो ऐसा लग रहा था कि आई अचीव समथिंग फॉर कंट्री। नवोदय से जो गर्ल्स हैं पास आउट होती हैं, हाँ। इवन दो दे आर इक्वली टैलेंटेड बॉयज़, बट वो कैरियर वाइज बाहर जाके उनको सक्सेस होते हुए क्यों नहीं दिखती? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि कहाँ से फाइनेंस को लीवरेज करना है या गवर्नमेंट उनको कैसे हेल्प कर सकती है पढ़ाई में, और पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते। हेलो नवोदय फैमिली, वेलकम टू नवोदय स्टॉक। और इस शो में हमें मनीषा वैन के साथ, मनीषा वैन नवोदय स्टॉक की ब्रांड एम्बेसडर है। मनीषा वैन JNV कोऑर्डिनेटर गुजरात से हैं। मनीषा वैन एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं किक बॉक्सिंग में, और हम आज उनके बारे में जानेंगे दी ने कैसे इतने मुकाम तक गए। मनीषा दी फर्स्ट फीमेल फाइटर फ्रॉम गुजरात। मनीषा दीदी को गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मानव रत्न से नवाजा है। उसके बाद दी गोल्ड मेडलिस्ट इन इंडियन ओपन इंटरनेशनल। दी को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले एशियन चैम्पियनशिप में। उसके बाद नारी शक्ति वंदना एक अवार्ड से नवाजा। तो दी के बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट है। हम उनसे आज बात करेंगे, जानेंगे दी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनकी जर्नी कैसी रही। थैंक यू दी, आपकी जर्नी कैसी रही, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्ते नवोदय फैमिली। सबसे पहले तो मैं नवोदय टॉक्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम अभी एक साथ बैठे हैं और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मेरी जर्नी और मेरे जो भी अचीवमेंट है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए धन्यवाद। मेरी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फैमिली के साइड से मुझे पूरा सपोर्ट था, पर आप कोई भी फील्ड में जाते हो तो सारी फील्ड में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहती है अलग अलग चीज़ों को लेके। उसके बाद फिर काफ़ी चैलेंजेस रहती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है और साथ में आपको पढ़ाई भी करना होता है। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन रहा है। उसमें भी मेरा एक पर्टिकुलर गोल था कि यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो जितने भी स्ट्रगल चैलेंजेस जो भी थे उसको ओवरकम करके फाइनली मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। आपको इस गेम में या स्पोर्ट्स में आपको शुरू से ही इंटरेस्ट था, या फिर नवोदय में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, या फिर नवोदय से पहले हुआ, या नवोदय के बाद हुआ? ओके, तो 6th स्टैंडर्ड में जैसे हम नवोदय में आते हैं, राइट, तो उससे पहले भी मैं खेलती थी स्कूल लेवल पे। मैंने स्कूल लेवल पे भी खेले 1 to 5th स्टैंडर्ड में। उसके बाद फिर नवोदय में आए तो वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो सारे सेक्टर का आपको डेवलपमेंट होता है, इंक्लूडिंग म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, ड्रामा, कोई भी। तो अलॉन्ग विद द स्टडी सारी चीज़ों के लिए आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था तो मैंने ज़्यादा स्पोर्ट्स में तवज्जो दिया। तो मैं 6th स्टैंडर्ड से ही क्लस्टर, रीजनल, नेशनल, वैसे हमारे वहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं, चैम्पियनशिप होती है। तो 6 से लेके मैं 12 तक सारा टूर्नामेंट एंड चैम्पियनशिप खेली हूँ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बड़ौदा से किया है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। मैंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। तो अलॉन्ग विद द स्टडी मैंने इंटर यूनिवर्सिटी में काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले हैं, जिसमें कबड्डी, खो खो, और मेरा जो मेन इवेंट था वो हाई जंप था। तो इंटर यूनिवर्सिटी हाई जंप और मैंने 14 टाइम्स नेशनल भी खेले हैं। इसके साथ साथ मैंने 4 साल क्रिकेट भी खेला है और मेरी प्रैक्टिस BCA से होती थी, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन। तो एक जब पिक पॉइंट था मेरे स्पोर्ट्स का, उस टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया स्टडी के लिए टाटा इंस्टीट्यूट में। तो मैं बॉम्बे चली गई 2 साल पढ़ने के लिए। तो मैंने वहाँ से मास्टर किया है मेंटल हेल्थ में, और फिर मैं 2 साल के ब्रेक के बाद वापस मैं स्पोर्ट्स में आई। तो स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन भी ज़रूरी होता है, अच्छी डिग्री भी ज़रूरी होती है, राइट। तो इसलिए वापस मैं स्पोर्ट्स में आई और स्पोर्ट्स में मैंने किक बॉक्सिंग फुल टाइम एज अ प्रोफेशनल इवेंट को चूज़ किया, क्योंकि जहाँ तक मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी रही है बचपन से लेके अब तक, उसमें मुझे मेरा जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, टेक्निक है, वो सारी मुझे एक किक बॉक्सिंग में दिखती है, राइट।
तो उस हिसाब से मैंने प्रोफेशनल एज अ इवेंट गेम एंड फाइट को किक बॉक्सिंग को चूज़ किया और मैं फिर बॉक्सिंग भी करती हूँ साथ में। और उसके बाद फिर आफ्टर 14 नेशनल और अलग अलग इवेंट्स गेम्स में खेलने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया था इंडिया को, वो था 7th तुर्कीज वर्ल्ड कप। तो ये मेरी वर्ल्ड कप की जो जर्नी थी वो फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर मेरा इंडियन ओपन इंटरनेशनल था जो दिल्ली में हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा। एंड फिर एशियन चैम्पियनशिप हुआ, तो एशियन चैम्पियनशिप में मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए। उसमें भी मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ कि अब तक गुजरात से एशियन चैम्पियनशिप में फीमेल फाइटर को या महिला खिलाड़ी को मेडल नहीं आए, और मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेशन था और मैं फर्स्ट टाइम में ही 2 मेडल लाई हूँ। उसके बाद फिर सेकेंड इंडियन ओपन इंटरनेशनल हुआ, उसमें भी मेरा मेडल रहा है। तो अभी कंटिन्यूसली मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कंटिन्यूसली फोकस कर रही हूँ कि और भी अच्छा परफॉर्म करूँ और इंडिया के लिए कंटिन्यूसली मेडल लाऊँ। और जैसे आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो आपके घर वाले उसमें सपोर्ट करते थे? आपके घर से कैसा सपोर्ट था आपकी स्पोर्ट्स को लेके? मतलब घर में ऐसा रहता है ना कि सभी की फैमिली पढ़ाई के लिए तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन एज ए फीमेल आपको घर से उस तरीके का सपोर्ट था कि हाँ आप अच्छे से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है? मेरे घर का माहौल ऐसा है और मेरे पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट है कि हमारे घर में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि पर्टिकुलर लड़कियों के लिए ये चीज़ें कैटेगराइज हैं या लड़कों के लिए ये चीज़ें कैटेगराइज हैं। एक्चुअली ऐसा है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसका जितना पोटेंशियल, उनके पीछे उतना रिसोर्स लगाओ, जितना आगे बढ़ना चाहता है उतना सपोर्ट करो। तो मेरे केस में भी वही था कि जैसे मैंने स्टडी भी की है तो मैंने इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो वहाँ पे भी काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्स भी लगे, तो पेरेंट्स ने समटाइम लोन्स भी लिए हैं। तो इतना करेज दूसरी फैमिली में समटाइम्स करते, समटाइम्स सपोर्ट नहीं करते हैं, फीमेल के पीछे इतना रिसोर्स वो नहीं करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने लोन भी लिया है मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए कहीं से रिसोर्स भी उन्होंने उनके लेवल पे वो किया है। तो जो एजुकेशन एज वेल एज आपका जो गोल है, अचीवमेंट है, उसमें पेरेंट्स का स्टार्टिंग से ही एंड तक मेरे साथ काफ़ी हमारा गोल्डन बैलेंस था मेरा और पेरेंट्स का, कि मुझे आगे बढ़ना है एंड दे आर रेडी टू प्रोवाइड मी रिसोर्सेज। और वो ट्रस्ट फैक्टर था कि ठीक है बच्चों को आगे जाना है और हम रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको पता था कि रिसोर्स देंगे तो कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ अचीवमेंट करके आएंगे, तो वो हमेशा मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। आपने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया टेस्ट में, हाँ, तो आपने यहाँ से मतलब स्पोर्ट्स में थोड़ा कम कॉन्संट्रेट किया है, फिर स्पोर्ट्स को क्या किया? मतलब उस पर्टिकुलर समय पे आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि आपको स्पोर्ट्स में रहना है या फिर पढ़ाई में जाना है? तो आपने उसको, पढ़ाई को क्यों चुना ओवर द स्पोर्ट्स, इवन यू आर डूइंग ग्रेट इन स्पोर्ट्स? यस, तो जिस टाइम मेरा टाटा इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ फॉर मास्टर डिग्री, उस टाइम मैं क्रिकेट खेलती थी और इंटर यूनिवर्सिटी काफ़ी गेम्स भी खेलती थी। बट आप देखोगे तो आप खेल भी रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, तो स्टडीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? तो हमारे पेरेंट्स हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो गोल है, अचीवमेंट है, उसमें आप मेहनत करो, पर स्टडी भी ज़रूरी है और वो भी अच्छी डिग्री, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट हो पाओगे, राइट? और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगा। तो आपको पेरेंट्स तभी अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे जब आप उनको भी रिजल्ट दोगे। तो मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि आप पहले से ही पढ़ने में अच्छे हो, तो मैं रैंकर थी हमेशा, तो पढ़ने में अच्छे हो तो फिर आप कॉलेज भी अच्छी जगह से करो, डिग्री भी अच्छी जगह से करो। तो इसीलिए फिर वहाँ पे जाने के लिए मैंने 2 साल इसलिए गैप लिए क्योंकि कंटिन्यूसली स्टडी करना होता है। रात को 4-4 बजे तक आप लाइब्रेरी में असाइनमेंट कर रहे हो, ग्रुप वर्क कर रहे हो सारा, फिर नेक्स्ट डे क्लास होता है, तो कहीं पे ब्रेक ना हो स्टडी। और फिर वापस कंटिन्यूसली स्टडी के साथ साथ मैंने जिम भी कंटिन्यू रखा, हमारे कैंपस में जिम भी था, मैंने योगा भी कंटिन्यू रखा, योगा इंस्ट्रक्टर भी थे वहाँ पे। तो बस मैंने खेल छोड़ा था पर अपना वर्कआउट तो मेरा कंटिन्यू था, तो वो एक डबल लोड हो जाता था बॉडी को, बट स्टिल मैंने वो कंटिन्यू रखा। तो एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया आपने, आपने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते, कैसा महसूस हुआ?
जब हमारा थाईलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था एशियन चैम्पियनशिप, जैसे हम लोग फ्लाइट से उतरते हैं ना तो एरोप्लेन मोड ऑफ होता है, तो मुझे कंटिन्यूअसली काफ़ी कॉल्स आने लगे और इंक्लूडिंग मीडिया। तो मैं पहले से ही खेलती हूँ तो मुझे काफ़ी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वाले अच्छे से जानते हैं और उनको भी पता है ये प्रॉमिसिंग प्लेयर है, जाएगी तो कुछ ना कुछ अचीव करके लाएगी। तो तुरंत फ्रेंड्स, फैमिली और मीडिया वालों के कॉल्स आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि आई अचीव समथिंग फॉर कंट्री। आप अचीव करते हो तो वो आपकी फीलिंग आप तक रहती है, राइट, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए टाइम लगता है, बट सामने वाले जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यू डिड समथिंग फॉर अ कंट्री, फॉर फैमिली एंड फॉर कम्युनिटी, नेशन फर्स्ट। हाँ, तो आई फील प्राउड कि मैं अब फैमिली तक नहीं रही हूँ, मैं अब इंडिया की बेटी बन गई हूँ, भारत की बेटी बन गई हूँ, क्योंकि मैं भारत के लिए खेल रही हूँ और भारत के लिए मेडल ला रही हूँ। तो एक स्टेट नहीं पर ऑल ओवर इंडिया अब जानने लगा है मुझे, कहीं ना कहीं मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी हमारी गेम की जो फैमिली, वो सब। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और जब हमारा मैच होता है उससे पहले अनाउंसमेंट होता है कि मनीषा फ्रॉम इंडिया, है ना, XYZ पर्सन। तो जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ था तो मुझे लिटरली गूज़बम्प आ गए थे कि इतना प्रीसियस इवेंट और इतना प्रीसियस स्टेटमेंट, वो भी एक प्लेयर को। तो फिर वहाँ से जैसे गेट से अनाउंसमेंट होता है और फिर आप रिंग तक पहुँचते हो फाइट के लिए, तब तक पूरा मीडिया अटेंशन और जितने भी रिंग जो लोग बैठे स्टेडियम में, सबका अटेंशन आपकी साइड होता है। तो वो एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है और एक हाई लेवल ऑफ इंस्पिरेशन होता है आपके लिए। तो एक बहुत ही काफ़ी मुझे अच्छा फील हुआ और भी मोटिवेशन मिला कि मुझे और भी अच्छा करना है। मनीषा जी, अभी आपके फ्यूचर के क्या गोल हैं? मेरे फ्यूचर के फुल स्पोर्ट्स के ही गोल हैं और उसमें ऐसा है कि अभी मेरा अल्टीमेटली गोल ओलंपिक है। तो सारे प्लेयर्स का ओलंपिक ही रहते हैं, राइट। तो अभी मैंने जैसे बताया ना, मैंने 14 नेशनल खेले, उसके बाद फिर मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल खेलने गई थी। तो उसके बाद फिर बाकी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट रहे उसमें मेरा बैक टू बैक मेडल आए। तो मैं और भी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जो ओलंपिक लेवल तक की जो मेरे अंदर क्वालिटी डेवलप हो और मैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके खुद को इतना टेक्निकली अच्छा बनाऊँ कि सिलेक्शन मेरा ओलंपिक में हो जाए और फिर मैं ओलंपिक से देश के लिए मेडल लाऊं। तो अल्टीमेटली गोल मेरा ओलंपिक है। जो स्पोर्ट्स में फीमेल प्लेयर्स होते हैं उनके क्या चैलेंजेस रहते हैं? स्पोर्ट्स में जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनके एक तो फर्स्ट होता है कि लड़की फीमेल, उनको घर से दूसरी कंट्री में टूर्नामेंट हो रहे हैं, दूसरे स्टेट में टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए या घर वाले उनके साथ आते हैं, राइट। तो एक ये होता है कि अकेले बाहर निकलना, फर्स्ट चैलेंज उनकी ये आ जाती है। घर वालों की भी जो सिक्योरिटी पर्पज से उनका कंसर्न होता है वो सही होता है, बट इंडिपेंडेंसी एक चैलेंज है कि खुद वहाँ पे जाना, चीज़ों को करना, राइट। दूसरा होता है कि आप कंटिन्यूअसली खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर आपको गवर्नमेंट, इंडिविजुअल स्पॉन्सर मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको खुद ही खर्चा करना पड़ता है। तीसरा है कि जो आप गेम खेल रहे हो फिर हायर लेवल पे जाते हो तो इक्विपमेंट आपको अच्छे होने चाहिए, ब्रांड वाले, तो वो ख़रीदने में भी खर्चा होता है। दूसरी जो मेन चैलेंज होती है वो होती है आपके पास कोच कैसा है ना। बहुत सारे कोच ऐसे होते हैं जो हम न्यूज़ में, मीडिया में भी सुनते होंगे, आपका हरासमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियली, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बाद समटाइम्स फिजिकली भी एब्यूज़ होता है प्लेयर्स का। तो एज ए गर्ल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और एज ए गर्ल आपको लॉजिकल चीज़ों में देखना पड़ता है। आप खाली परफॉर्म करो गेम को लेके, बाकी चीज़ों में स्टक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ना ये हैरासमेंट वाला पॉइंट ज़्यादा वो हो जाता है। तो ये फीमेल के साथ ये दिक्कत है। पर जो फीमेल अच्छा कर रही है और जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और वो उनके लिए स्टेप ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, तो वो एक दूसरी फीमेल के लिए भी मोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर कोई नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एज अ फीमेल तो फिर स्टैंड लेना और ओवरकम करके फिर आगे बढ़ना, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है तो फिर आप आगे जाओगे। बट ये चैलेंज को आपको ओवरकम करना है और स्टैंड लेना है। पर बहुत सारी फीमेल फाइटर्स जो है, ये बहुत सारी फीमेल स्पोर्ट्स में हैं,
बैकअप कर जाते हैं, है ना। तो आप तो एक स्पोर्ट्स में हो तो ऑलरेडी स्पिरिट है आपके पास, तो आपको बैकअप नहीं करना है, बैक स्टेप नहीं करना है, लड़ना है और फिर आगे बढ़ना है, बस गोल एक फोकस होना चाहिए। तो आप ओलंपिक के लिए टारगेट कर रहे हो, ओलंपिक की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए और बहुत सारा फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है। तो अभी आप उसकी ट्रेनिंग जो कर रहे हो उसके खर्चा और वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? ओके, तो यस, आप सही बोल रहे हो कि काफ़ी खर्चा होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, आपका न्यूट्रिशन, कोच की फ़ीस, क्योंकि अगर आप ओलंपिक के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपको पर्सनल कोच रखना पड़ता है और वो भी इंटरनेशनल कोच हो तो बहुत सही होता है। तो मेरे पास भी, मैं भी एक प्रोफेशनल कोच से जुड़ी हुई हूँ, ट्रेनिंग देते हैं मुझे, और बाकी हम बाहर भी जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, इंटरनेशनल कैंप्स हैं, 1 मंथ का आउटसाइड कोचिंग भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। बट मेरा एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं एक अच्छी जगह से पढ़ी हूँ, तो मैं अच्छा जॉब भी कर रही हूँ और मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी हूँ, तो मेरा लिवरेज हो जाता है फंड का। तो फ़िलहाल मैं खुद से ही खर्चा कर रही हूँ, मैं खुद से ही मेरा जो भी फाइनेंस खर्चा होता है, ट्रैवलिंग का, इंटरनेशनल टूर्नामेंट का, वो अभी तक तो मेरा खुद से ही हुआ है। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है तो मुझे इंडिविजुअल स्पॉन्सर मिल जाते हैं, क्योंकि मैं जैसे बचपन से खेल रही हूँ तो मैं बैक टू बैक मेडल ला रही हूँ इंडिया के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि शी इज़ अ प्रॉमिसिंग प्लेयर, तो जहाँ पे भी खेलने जाएगी तो मेडल तो लेके आएगी, तो उनको एक ट्रस्ट, और मेरे और स्पॉन्सर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो समवेयर वो इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप भी दे देते हैं। बाकी ट्रेनिंग और ट्रैवलिंग, बाकी जो खर्चा होता है वो मैं खुद से कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो भी गेम है वो गुजरात गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग मी एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग आफ्टर बाय मी। एक स्पोर्ट्स पर्सन को एज ए कैरियर दूसरी चीज़ भी पैरेलल में लेके चलनी चाहिए। हाँ, ये मतलब उसको या फिर प्रॉपर डेडिकेटली वो स्पोर्ट्स पे फोकस करे, क्योंकि आपको समहाउ आपको फाइनेंसेस भी मैनेज करने होते हैं। तो आपको फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए क्या आपको ऐसा देखना चाहिए कि हाँ मेरा स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हुआ तो देन आई कैन गो विद दिस वे। सो आप मतलब उसको कैसे देखते हो कि हाँ मेरे को डेडिकेटली स्पोर्ट्स में ही काम करना है, या फिर किसी भी जो आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हो, आपका क्या स्टैंड है इस पे? मेरा ये थॉट एंड थिंकिंग ये है कि कुछ गेम्स है जो गवर्नमेंट में रजिस्टर है, तो जो प्लेयर वो रजिस्टर्ड गेम खेल रहे हैं उनको तो फुली सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, एवरीथिंग लुकिंग आफ्टर बाय गवर्नमेंट। तो बट कुछ ऐसे गेम्स हैं जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट फिर आपको सपोर्ट नहीं करती है, पर वो गेम में आपको इंटरेस्ट है, राइट, और उस गेम में आप प्रॉपर चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हो, राइट, तो क्या होता है कि फिर दोनों साइड से आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। अगर आप वैसी गेम चूज़ कर रहे हो तो फिर यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, खुद से ही करना होता है। तो पर यह है कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी है तो आप कर पाते हो, अगर फिर नहीं तो आपके पास फिर फाइनेंस का कोई सोर्स नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं वो आपके ड्रीम मारने भी पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस लगता है एक लेवल तक पहुंचने के लिए। तो मेरा गेम अभी गुजरात गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, राइट, किक बॉक्सिंग, पर मुझे वो गेम में मैं डेडिकेट हूँ और वो मेरा एक बर्निंग डिज़ायर है कि मैं उसमें अच्छा सा फाइट कर सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे खुद से पॉकेट मनी लगाना पड़ता है, और ये मेरा खुद से ही मेरा जो भी सैलरी वगैरह जो भी मेरा लीवरेज होता है फाइनेंस का वो उसमें जाते हैं। एंड इन अदर वे अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है तो आपको एक प्रॉपर बॉडी रेस्ट भी मिलता है ना, कि आप ट्रेनिंग करो, फिर अच्छा न्यूट्रिशन लो, एंड प्रॉपर कुछ आवर्स होते हैं जो यहाँ पे आपको रेस्ट करना है, अगेन यू ट्रेनिंग एंड देन अगेन यू कैन टेक अ रेस्ट। बट इन माई केस मुझे वर्क भी करना है, मुझे ट्रेनिंग भी करना है, जिम भी करना है और गेम्स भी करना है, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो हैंडल करना होता है आपको। तो यहाँ पे आपको डबल एफर्ट्स जाते हैं, डबल एफर्ट्स लगाना पड़ता है ना, फाइनेंस भी मैनेज करना है गेम्स के लिए और अच्छा परफॉर्म भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है जो गेम रजिस्टर नहीं है उसमें, और एक बर्डन भी है एक प्लेयर पे। नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा है तो आपको पहले से फाइनेंशियल प्रिपेयर रहना है, क्योंकि एवरीथिंग आपको करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, इंडिविजुअल स्पॉन्सर अगर इसमें मिलते हैं तो प्लेयर अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा, फोकस कर पाएगा, एक अच्छा कोच हायर कर पाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें दैट इज़ माई थॉट अबाउट दी प्लेयर
प्रैक्टिस एंड रिसोर्सेस लीवरेज। जिनको सेल्फ ही सब कुछ करना होता है, उसमें क्या होता है कि आपको जॉब भी करनी है, साथ में खेलना भी है, और आपके केस में भी ऐसा ही है, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो अभी? अभी बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है रेस्ट के लिए, है ना। और जैसे हम मॉर्निंग में ट्रेनिंग करते हैं, डे टाइम में फिर हम अपना जैसे मेरा सेशंस रहते हैं, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मैं सेशंस भी करती हूँ मेंटल हेल्थ के सारे एज ग्रुप के साथ। और फिर इवनिंग में हमारा जिम रहते हैं, राइट। तो इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग्स रहते हैं, और फिर अलग प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं जो कोच के द्वारा हमें मिलते हैं, राइट। तो बहुत सारा बॉडी को एक बर्डन हो जाता है, बर्डन नहीं बट ओवरलोड, हेक्टिक एंड एक्सॉस्टेड हो जाता है ना पूरा, तो रेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता है। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि आपका गोल सेट है, तो दूसरी चीज़ें आपको हेल्प नहीं होगी, आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा एक टाइम पे, तब जाके आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। नहीं तो आप थॉट करके बैठ जाओगे कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है गेम को, अदर रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, मेरा ज़्यादा डबल एफर्ट्स जा रहा है, तो वो आपकी चॉइस है, वो आपको करना ही करना है। अगर ऐसे थॉट्स लेके आप बैठ जाओगे तो फिर आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। बट एज ए इंडिविजुअल we should not depend on any other resources. If you want to go to on the top of the ladders, then you have to manage everything and you need to efforts double, है ना, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बॉडी को ट्रेन भी करना पड़ेगा। कम रेस्ट लो, वर्क ज़्यादा करो, डबल एफर्ट्स करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉपर रिसोर्स एंड योर गोल। मनीषा बहन, आपके बारे में बोला जाता है कि आप बहुत छोटे से ही अपनी फैमिली को एज ए गार्जियन मैनेज कर रहे हो। हाँ। आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा करते हो, उसके साथ आप प्रोफेशनली भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो। आपने ये सभी जिम्मेदारियों को एक कैसे सिंक्रोनाइज वे में उनको सही से मैनेज किया है? यस, तो मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, है ना, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी है जो मुझे बोलते हैं कि यू आर डूइंग वेल इन प्रोफेशनल और इन स्पोर्ट्स एज वेल एज फैमिली। तो इम्पोर्टेंट होता है फैमिली को भी आप साथ में लेके चलो, फैमिली आपके साथ, आपकी फैमिली भी ग्रो करनी चाहिए, राइट। तो मेरे फादर अंबुजा सीमेंट में थे एज अ सीनियर मैनेजर इन R&D डिपार्टमेंट, एंड मेरी मॉम हाउस वाइफ थी, राइट। बट उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल, उनको जो बच्चों को आगे बढ़ाने का और अच्छे संस्कार देने का जो इन्वायरमेंट घर में रहा है, वही चीज़ें मैंने अडेप्ट की है। तो उनसे मैंने सीखा है कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे मैं घर में आई एम एल्डर, मेरे बाद भाई एंड देन सिस्टर, तो मैं घर में बड़ी हूँ, तो पेरेंट्स ने हमें अच्छा पढ़ा लिखा दिया है, अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया है। तो एक लेवल पे आप पहुँचने के बाद आप खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमें सीखना चाहिए, राइट। हमें एक एज के बाद फैमिली को भी देखना पड़ता है, तो देखना ही चाहिए हर इंडिविजुअल को। आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाओ, उसके बाद खुद के बारे में कभी नहीं सोचना है। वी शुड बी ऑलवेज अदर सेंटर्स इंस्टेड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड। तो खुद के भी गोल फोकस करो, फैमिली को भी साथ में ग्रो करो। तो मेरा पहले से ऐसा रहा है कि मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन सारे बढ़े, तो मैं अच्छे से। अब मेरा भाई भी अच्छा बिजनेस में लगा है, मेरी सिस्टर भी अभी मेडिसिन में उसने एडमिशन लिया है, तो शी विल बी डॉक्टर, माई ब्रदर विल ग्रो गुड इन बिजनेस एंड आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। तो एक आप एज ए इंडिविजुअल पोलाइटली अच्छे से इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे घर की, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाती है। बट उसके लिए एज अ एल्डर पर्सन, एज अ एल्डर इन फैमिली, सिबलिंग्स, तो आपको काफ़ी अच्छा पेशेंस रखना पड़ता है ना। सबके होप को आपको फुलफिल करना है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी या मैं ये नहीं करूँगा ना। आप जैसे बड़े होते हो तो आपके पेरेंट्स फिर ऐसे ओल्ड एज में चाहते हैं, आपके सिबलिंग्स आगे बढ़ते हैं, तो उनको काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं सारी चीज़ें रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए। बट एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ फैमिली, लड़का हो या लड़की हो, सबको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग माई फैमिली, माई करियर, माई प्रोफेशन। एंड मुझे उसके लिए मैं बहुत ही फॉर्चुनेट खुद को मानती हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं सब लोगों को एक साथ लेके जा रही हूँ।
और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, तो अच्छी चीज़ें अल्टीमेट हो जाती हैं। आप अपनी लाइफ में जेएनवी का क्या कंट्रीब्यूशन मानते हो? यस, तो मेरी लाइफ मैंने जेएनवी में 7 इयर्स निकाले हैं। तो ऑलमोस्ट जो हमारा चाइल्ड का टाइम पीरियड होता है ना, खेलने का, फैमिली के साथ रहने का, सोशल गैदरिंग करने का, और उसके बाद त्योहार आते हैं तो वो सब सेलिब्रेट करने, वो सारा पीरियड हमने नवोदय में निकाला है, राइट। तो जो समय बच्चों का फैमिली के साथ रहना होता है वो समय में हम नवोदय में थे, हम ग्रो कर रहे थे। तो जैसे 11 साल के होते हैं उस टाइम 6th स्टैंडर्ड में हम एडमिशन लेते हैं, राइट। तो 6 to 12 मैंने नवोदय में पढ़ा है। तो वो जो टाइम पीरियड में जो हमारा ग्रोथ होता है, क्योंकि तो नवोदय में जैसे हम 6th स्टैंडर्ड में जाते हैं तभी से हमें ऐसा एक्सपोजर मिलता है कि अलग अलग स्टेट के टीचर्स के पास हमें पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। तो जो मिक्स कल्चर या जो मिक्स कल्चर के जो टीचर्स हैं उनसे हम काफ़ी चीज़ें अलग अलग कल्चर्स की सीखते हैं, उससे हमारा नेटवर्क बिल्डअप होता है, और तो हम एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्टक नहीं हो जाते हैं, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट है कि हमारा वहाँ पे ना अलग अलग सेक्टर के डेवलपमेंट और अलग अलग सेक्टर के टीचर्स हैं ना, इंक्लूडिंग म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं, पैरेलल स्टडी। तो वो आपका ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट में वो चीज़ें हेल्प करती है स्टडी के साथ साथ। बाकी स्कूल्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती है, राइट। इंटरनेशनल स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है कोई, फिर भी कहीं ना कहीं तो एक ना एक गैप हो ही जाता है। बट जो भी स्टूडेंट है नवोदय के, उनको कुछ ना कुछ सारे सेक्टर्स में कुछ ना कुछ आता होगा। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर पकड़ते हैं स्टडी के साथ साथ, राइट। तो मेरा ऐसा था कि मैंने स्पोर्ट्स चूज़ किया क्योंकि मैं नवोदय से पहले भी खेलती थी और मेरा इसमें ही गोल था कि भाई खेलना तो ओलंपिक ही है। बचपन से आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई गेम, राइट। तो उस टाइम आप चीज़ें थोड़े लेवल पे सीखते हो, उसके बाद फिर रिसर्च करते हो, उसके बाद आपको चीज़ें पता चलती है, पर इंटरेस्ट तो आपको तभी पता चल जाता है यही से। तो वैसे नवोदय का मेरी लाइफ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं अलग अलग कल्चर्स के बारे में सीखा है, मैंने बहुत सारा मेरा डेवलपमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ सारे सेक्टर्स में, पर्टिकुलर सारे सेक्टर्स को लेके मेरा स्टडी के साथ डेवलपमेंट हुआ है। मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हुआ है और एक पर्सनालिटी अलग ही शेपन हुई है जो दूसरे स्कूल के बच्चों में इतना नहीं देखने को मिलता है। बट एक नवोदय के स्टूडेंट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है, उनकी जो पर्सनालिटी है, और दे आर वेरी इंथू, है ना, और इंडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि घर से आप 7 साल बाहर रह रहे हो, जब आप 11 साल के बच्चे होते हो तब आप 6th स्टैंडर्ड में आप एंट्री करते हो, तब हमें खुद सारी चीज़ें करनी होती है, सोशल वर्क, क्लीनिंग, और खुद का सेल्फ हाइजीन, और उस वे में ही आप थॉट प्रोसेस करने लगते हो आपके गोल को लेके। तो हम काफ़ी इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें मैंने नवोदय से सीखी है जी। जैसे नवोदय से जो गर्ल्स हैं पास आउट होती हैं, इवन दो दे आर इक्वली टैलेंटेड एज बॉयज, बट वो कैरियर वाइज उनको बाहर जाके उनको सक्सेस होते हुए क्यों नहीं दिखती है? मतलब क्या ऐसा रीज़न है जो हमें लड़कियां कम रेशियो में सक्सेस होते हुए देखती है? यस, वेरी ट्रू। आप जैसे बोल रहे हो कि बॉयज़ के इक्वली वो इंटेलिजेंट होती है, बट आप ये देखोगे कि हमारा जो रिजल्ट आता है ना, उसमें मैक्सिमम टॉप 10 में भी लड़कियां होती है ना, नवोदय वाली। तो वो जैसे बाहर निकलती है 12th से, तो नवोदय में क्या होता है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए वहाँ पे टीचर होते हैं, टाइम टू टाइम पेरेंट्स मिलते हैं, तो एक पर्टिकुलर विजन होता है और डायरेक्शन होता है। जब नवोदय से बाहर आप निकलते हो तो वहाँ आपके साथ कोई नहीं होता है, न्यू फ्रेंड बनते हैं, न्यू नेटवर्क बनते हैं, राइट। और नवोदय में एक चीज़ है कि फाइनेंस भी हमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो आप जैसे ही नवोदय से बाहर निकलते हो तो एक आपको पर्टिकुलर विजन लेके चलना पड़ेगा कि कौन सी कॉलेज है ना, कौन सी कॉलेज में फिर आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, क्या है। तो वो फोकस रहना चाहिए हमारा। समटाइम्स बच्चे वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आउटर दुनिया में चले जाते हैं, है ना। नवोदय में तो एक डिसिप्लिन होता है, नवोदय से आप बाहर निकलते हो तो आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो फिर थोड़ा सा वो भी आउटर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो वो सारी चीज़ों में एक फर्स्ट पॉइंट कि हमें स्टक नहीं होना है, राइट। हमें वही डिसिप्लिन बाहर मेंटेन करनी है जो हम नवोदय में करते थे। तो वो 7 साल हमें जो सिखाया है उसी चीज़ को हमें आगे लेकर सिंसियरली
अपनी मास्टर डिग्री तक पढ़ाई करनी है। दूसरा पॉइंट हो जाता है फाइनेंशियल। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि कहाँ से फाइनेंस को लिवरेज करना है या गवर्नमेंट उनको कैसे हेल्प कर सकती है पढ़ाई में। और पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, जैसे हमारे नवोदय में विलेज के बच्चे आते हैं ज़्यादा, तो पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते हैं। और इन टर्म्स ऑफ मनी वो हाई कॉलेज में 12th के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना सक्षम नहीं हो पाते, हार्डली हम फैमिली का लाइवलीहुड का कर पाते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी लेकिंग होता है। थर्ड पॉइंट स्पेशली गर्ल्स के लिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, फैमिली का प्रेशर होता है इन टर्म्स ऑफ आगे की फैमिली संभालो, लाइक मैरिज है ना, एंगेजमेंट कर लो। तो ये सारी चीज़ों में आउटर फैक्टर्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। और फिर साइकोलॉजिकली आप कहीं ना कहीं डाउन फील करते हो, क्योंकि स्टडी का भी प्रेशर है, आपका कुछ गोल भी होते हैं, ऊपर से फैमिली का भी प्रेशर आता है। तो जितनी इंडिपेंडेंसी गर्ल्स को मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लेकिंग हो जाता है। इसीलिए हम लड़कियों को सक्सेस बहुत कम रेशियो में देख पाते हैं, स्पेशली जो नवोदयंस गर्ल्स है उसमें। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, मतलब अपने सक्सेस रेट को और बढ़ाना है, तो मतलब क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है ना, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे हम नवोदय से बाहर निकलते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, पर हम नवोदय के प्रोडक्ट है। हमें कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी स्ट्रगल हर्डल्स आ जाए, सारी चीज़ों को हम ओवरकम करने के लिए एबल है, राइट। तो एक होता है कि आप कोई भी चीज़ डिसाइड करते हो, आपके जो गोल होते हैं ना, वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए एक तो आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपको नीचे डाउन करने के लिए भी रोल प्ले करते हैं, पर वो सारी चीज़ों से हमें ओवरकम करना है। दूसरा हो गया है कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी चाहिए, चाहे आप लोन लेके भी पढ़ो, क्योंकि वो जो पढ़ने का समय होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो। लोन भी लोगे तो वो बाद में रीपे हो सकता है। जैसे मैं बाहर पढ़ने गई थी बॉम्बे, तो मेरे फादर ने लोन लिया था, तो अभी मैं अच्छा कर रही हूँ तो वो आराम से हम बाद में रीपे कर सकते हैं, राइट। तो जो टाइम पीरियड होता है कुछ अचीव करने का, वो टाइम पीरियड में कितने भी प्रॉब्लम आए हमें ओवरकम करना है। सेकेंड पॉइंट, आप एजुकेटेड हो, आप प्रॉपर नॉलेजेबल हो, तो आपके लाइफ में जो अननेसेसरी फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है ना। अगर आपको कोई मना कर रहा है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो एज अ पर्सन आपको उनको समझाना है, काउंसलिंग करना है कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, जबकि हमें उनकी थिंकिंग में मैच होके खुद को डाउन नहीं करना है। और गर्ल्स के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है कि इंडिपेंडेंट बनना, गोल को अचीव करना। तो ये एक इंडियन सोसाइटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एज अ फीमेल यू हैव टू इंडिपेंडेंट सारी चीज़ों में। फैमिली को भी लीड करो, फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, और आप आपके विलेज के, स्टेट के, नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉजिटिवली और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के चीज़ों को लीड करो, तभी आप रोल मॉडल हो। गर्ल्स के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कितनी ज़रूरी है? अभी के वर्ल्ड में देखो, सारी वीमेन काम कर रही है, सारी गर्ल्स काम कर रही है, और इसलिए कर रही है क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी आपके फॉर एग्जांपल हम नवोदय से बाहर निकलते हैं, राइट, फिर हम ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ लोग जॉब में लग जाते हैं, फिर कुछ लोग मास्टर के बाद लग जाते हैं, बट वो हमेशा ये चाहेंगे कि फोकस करेंगे जब कॉलेज में हो जाए तब प्लेसमेंट पे, क्योंकि आजकल खर्चे इतने हैं ना। ऑल टाइम यू कांट बी डिपेंड ऑन पेरेंट्स आपको पढ़ा लिखा देते हैं अच्छी जगह से, उसके बाद हमें उन पर डिपेंड नहीं रहने, तो खुद के खर्चे खुद ही उठाना होता है। तो बहुत बार ये होता है ना कि हमें किसी से मांगने ना पड़े पैसे, और अभी इतना खर्चा होता है तो सब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के बहुत होते हैं, बहुत इंथू होते हैं अपने गोल में आगे बढ़ने के लिए, राइट, और अच्छी हायर डिग्री के लिए, तो वहाँ पे फाइनेंस लगता है। तो एज ए फीमेल ऑल टाइम आप डिमांड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे ओलंपिक है ना, मेरी गेम अभी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे खुद से ही पैसे लगाने हैं, तो मैं हमेशा किसी से नहीं मांगूंगी, इंक्लूडिंग फैमिली या किसी और से, तो मुझे खुद ही लगाना है। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ आपके खर्चे हैं, आप
एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको फैमिली को भी लीड करना है ना। आपके सिबलिंग्स छोटे हैं बड़े हैं, तो उनके जो गोल हैं उनमें भी अचीव करने में आपको हेल्प करना है। और खुद के लिए ग्रूमिंग्स के लिए भी आपको चाहिए, राइट। आप जिस वर्ल्ड में जी रहे हो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो वहाँ पे भी खर्चे होते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सेविंग्स, राइट। तो सेविंग्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आप अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, neither फैमिली नॉर हस्बैंड ब्रदर whoever, राइट। इसीलिए फीमेल आजकल वर्ल्ड टूर करना चाह रही है ना, दुनिया में घूमना चाह रही है, देखना चाह रही है और प्रॉपरली इंडिपेंडेंट होना चाह रही है। उसके लिए पैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो फीमेल है, हाँ, उसकी क्या लिबर्टी होती है? लिबर्टी ये है कि आप देखोगे आजकल गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम निकालती है ना, माइक्रो एंटरप्रेन्योर, स्मॉल कॉटेज एंटरप्रेन्योर। तो ये फीमेल के लिए है। इवन गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि फीमेल इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि समटाइम्स ऐसा होता है ना, आजकल इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, तो आफ्टर योर मैरिज या आप पेरेंट्स पे डिपेंड हो, तो सारे खर्चे पेरेंट्स नहीं उठा पाते हैं, सारे खर्चे आपके इन लॉज हस्बैंड नहीं उठा पाते हैं, राइट। तो अगर आप भी कमा रहे हो तो आप एक क्वालिटी लाइफ दे सकते हो फैमिली को। तो क्वालिटी लाइफ के लिए, खुद के ग्रूमिंग्स के लिए, खुद के ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो आप खुद से ही कर सकते हो, है ना। एवरी टाइम यू कांट टेक फ्रॉम द फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे कोई भी आउटसाइडर से। और वो एक टाइम पे आपको एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन अच्छा भी नहीं लगता है पैसे लेना, मांगना या डिपेंड्स रहना। तो खुद से कमाओ, इंडिपेंडेंट बनो, चाहे आप स्मॉल बिजनेस करो या छोटा इनिशिएटिव लो, बट आपकी मनी है, वो आप कहीं पे भी खर्चा करो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ दान। कोई लोग NGO को भी दान देते हैं। तो जब आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आप कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए भी कर पाओगे। सो इसीलिए आपको ना फाइनेंशियल लिबर्टी स्पेशली वुमेन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमेशा आप डिपेंड नहीं रह सकते। यदि हम नवोदय के 7 साल के बारे में बात करें, यस, तो मेस में, क्लास में, हाँ, हाउस में जैसे होता नहीं था, बिस्किट के लिए आपस में पंगे होना, डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कुछ अपने इधर करना उधर करना, हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एज अ स्टूडेंट इन नवोदय काफ़ी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मेरी पर्सनालिटी ना नवोदय में, मतलब मेरे फ्रेंड्स जैसे अभी मेरे को बोलते हैं, मेरी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप थी। और एज अ लीडर, है ना, तो मैं क्लास की भी मॉनिटर थी, मैं हाउस लीडर भी थी और योगा लीडर भी थी, राइट। और जैसे आपने बोला कि स्नैक्स को लेके, फ्रूट्स को लेके वो होता था, तो मैं क्लास मॉनिटर थी। तो मैं क्या करती थी, फ्रूट्स आता था तो पहले गर्ल्स की साइड दे देती थी, आप खाओ, बचेगा तो फिर हम बॉयज़ को देंगे वैसे। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सारी फ़नी मोमेंट्स है ना, फ़नी हरकतें वो नवोदय में की है। और एज अ लीडर मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी। और इसलिए मैं अभी भी नवोदय में जाती हूँ ना, तो टीचर आते हैं हमें मिलने के लिए गेट पे, रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो हमने एक आइडेंटिटी हमारी वहाँ पे स्टेब्लिश की है, हमारी ऐसी इमेज। तो वो जो प्लेस था नवोदय, वो हमारे लिए एक विद्या का मंदिर है। तो वहाँ पे आप कैसे रहे हो वो मैटर करता है। तो आप फन भी करो, राइट, आप थोड़ा सा मजाक मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, और पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो सारी सिचुएशंस और सारे इंजॉयमेंट तो हमने बिल्कुल किए नवोदय में। और एज अ लीडर मेरी काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी रही है। तो मैं असेंबली में भी, हम प्रेयर होती थी तो वहाँ पे भी मैं कमांड के लिए जाती थी स्टेज पे। तो एक काफ़ी अच्छा मेरा नवोदय का सफ़र रहा है। हाँ, एक छोटी सी कहानी है बिस्किट के बारे में ना, बिस्किट मिलते थे। यस, 2 रुपीज़ का पार्ले जी बिस्किट आता था, है ना, वो हमें नहीं हो पाता था। तो मैं मैं ना 2 पैकेट्स गर्ल्स के साथ दे देती थी, क्योंकि बॉयज़ काफ़ी आवाज़ करते थे। तो मैं एज अ लीडर मॉनिटर क्लास की, मैं उनको पनिशमेंट करती थी कि आपको आज का फ्रूट नहीं मिलेगा, आज के बिस्किट्स नहीं मिलेंगे, राइट। वो सारा मैं गर्ल्स को खिला देती थी। एवरी नवोदयन हैज़ अ सेकेंड होम, इट इज़ नवोदय ओनली। कि और आपका तो ऑल ओवर इंडिया में पूरा घर है,
कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ आपको नवोदय मिल जाएगा, और आप प्राउडली जा सकते हो कैंपस में। तो ऑल ओवर इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका सेकेंड होम है। एक्चुअली में ऐसे बोला जाए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपका सिर्फ एक कैंपस होगा। हाँ। और एज ए नवोदय आपके लिए 661 कैंपस हैं हाँ। ऑल ओवर इंडिया। यस, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन विजिट एनी नवोदय। यस। और आप जाके वहाँ तो मतलब इस यू फील के इस माय ओन नवोदय या मेरा ये इसी में मतलब ऐसा आपको इट इज अ ब्रांड, है ना, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रांड कैंपस, ब्रांड स्कूल। और इट इज अ मॉडल, लाइक रोल मॉडल दूसरी स्कूल्स के लिए। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो 5 स्टार फैसिलिटी। और फिर आप वहाँ से निकलते हो तो आप देख रहे हो कि आप और हम, है ना, कैसे ऑलराउंडर बन के निकलते हैं। नवोदय की रेशियो के बारे में बात करें तो 75% जो स्टूडेंट होते हैं वो गांव से होते हैं, 25% कम फ्रॉम सिटीज़। तो आप क्या सोचते हो कि मतलब उतने बच्चे ब्रिलियंट जो स्टूडेंट होते हैं जो गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, यदि उनको नवोदय जैसा स्कूल न मिले तो वो इतनी हाइट तक, इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि आप देखो, जैसे मैंने अभी थोड़े पहले ही बताया कि नवोदय में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बाकी स्कूल में होता है डेवलपमेंट स्टडी के साथ, पर पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर होता है, राइट। तो कहीं पे स्पोर्ट्स है तो कहीं म्यूज़िक नहीं है, कहीं पे टीचर है तो कहीं पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बट यहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है ये नवोदय विद्यालय, तो ओवरऑल फैसिलिटी मिलती है। तो जैसे नवोदय में रूरल अर्बन दोनों रेशियो के बच्चे आते हैं, है ना। और उसमें आप देखोगे तो 26 गर्ल्स और 74 बॉयज़, है ना। तो वो फिर एक लेवल पे इक्वालिटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दूसरे स्कूल के कंपेयर में यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है। वो बच्चे इसलिए ब्रिलियंट हो जाते हैं 12th के बाद, क्योंकि 7 इयर्स उनको एक जैसी ट्रीटमेंट मिलता है, एक जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, और ब्रिलियंट टीचर्स, है ना। डिफरेंट स्टेट के अलग मिक्स कल्चर के टीचर्स आते हैं। तो वो एक जो हम नवोदय का जो प्रोडक्ट बनता है आफ्टर 12th, वो डेफिनेटली इतना अच्छा बनेगा कि वो कोई ना कोई सेक्टर में जाएगा, कोई ना कोई फील्ड में जाएगा। अभी भी आप देखोगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में नवोदयन वाले जहाँ पे भी हैं, नवोदयन प्रोडक्ट जहाँ पे भी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने सेक्टर में टॉप पे ही होगा, है ना। तो जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं गुजरात की नवोदय से स्पोर्ट्स में मैं फर्स्ट हूँ, है ना। तो वैसे दूसरे भी अपने अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और सब अपने कहीं ना कहीं टॉप पे हैं। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नवोदय। मैं अपने बारे में बोलूँ तो नवोदय से बाद अभी तक मेरा कोई बाहर का कोई दोस्त नहीं है। हाँ। तो नवोदय में जो दोस्त है, जो मेरे क्लासमेट हैं, हाँ। वो अभी तक दोस्त हैं। हाँ। तो ऐसा क्या होता है कि हम बाहर के दोस्त नहीं बना पाते, या फिर हम बाहर के दोस्तों का जो कल्चर है उसको खुद में अडॉप्ट नहीं कर पाते। हाँ। क्योंकि हमारे जो खुद के दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, हम एक साथ में बहुत छोटे पे गए, साथ में 7 साल तक एक साथ रहे, तो उनके साथ जो एक फैमिली वाला बॉन्ड बनता है, तो मोर देन 2 फ्रेंड्स होता है वो। तो वैसा वो बाहर ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता है? यस, आप दूसरों के साथ क्यों बॉन्ड नहीं बना पाते? हाँ, मतलब इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों नहीं बनता हमारा बाहर आने के बाद? ओके, तो ये एक आपके बिहेवियर, आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे नवोदय का विजन मिशन है कि सब इक्वल ना। ये विजन मिशन ना बहुत कम लोग इसको अडॉप्ट कर पाते हैं, इवन 7 इयर्स वहाँ पे स्टडी करने के बाद भी, है ना। आप किसी को 7 साल वहाँ पढ़ा लो स्टूडेंट को, तो कोई बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, कोई बच्चे घर का जो इन्वायरमेंट होता है, सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट होता है, जो माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट वैसे ही रहता है। वैसे हमने काफ़ी नवोदय के बच्चों को भी देखा है, स्टूडेंट्स को भी, जो अच्छे प्रोफेशनल बन गए, बट उनकी जो आइडियोलॉजी, विचारधारा है, वही पुरानी है। वो नवोदय के कल्चर को, नवोदय का जो विज़न है, नवोदय का मिशन है, आइडियोलॉजी है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके फ्लो के साथ नहीं चल पाते, तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, भले वो नवोदय से पढ़े, राइट।
बट आपके दोस्त विद इन द नवोदय वाले इसलिए बन पाते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी उनके साथ मैच करती है ना। मेरे बाहर के फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, मेरे टीस के फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी टीस की जो आइडियोलॉजी है प्लस नवोदय का मेरा जो एडेप्टेशन रहा है वो मुझे दूसरे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो मेरा वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट्स, योर आइडियोलॉजी, योर बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेस आल्सो। हम लोग 2016 में पास आउट हुए। हाँ। उसके बाद इवन बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं उनका कोई भी बाहर का दोस्त नहीं बना, मतलब जो हम दोस्त हैं वही दोस्त हैं उनके। तो ये मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो बन जाता है ना, वैसा बॉन्ड, वैसा एक्सपेक्टेशन बिटवीन द फ्रेंडशिप कहीं और नहीं मिलती। तो फिर वो कहते हैं जो हमारे ये दोस्त हैं, आई एम हैप्पी विद देम, आई एम हैप्पी विद इट। उस तरीके की फ्रेंडशिप फील नहीं कर पाते। यस, पर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बाहर से, और ये दोनों लड़कियां नवोदय से नहीं है, बट नाउ वी आर फैमिली फ्रेंड्स। अभी हमारा फैमिली जैसा रिलेशन है। पर हम लोग ना नवोदय वालों का थोड़ा सा उसको प्लस पॉइंट बोलो या माइनस पॉइंट बोलो, हम बाहर से नेटवर्क बनाने की ट्राई नहीं करते हैं। हम लोग ना एक लिमिटेड जोन में रहते हैं, और हमें हमेशा बाहर से भी नेटवर्क बनाना चाहिए, क्योंकि हम लर्निंग पर्पस से भी देखें और हमारे साथ कौन से प्रोफेशनल जुड़ रहे हैं, है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आप कौन से लोगों के साथ जुड़ रहे हो, कैसे लोगों के साथ जुड़ रहे हो, जो आपके आगे बढ़ने में वैल्यू एडिट करता है। नवोदय वाले के साथ हम हैं, हमारा ग्रुप नवोदय वालों के साथ है, दैट इज स्ट्रेंथ, वो सबसे बेस्ट है। बट उनके अलावा और लोगों की भी तो हमें ज़रूरत पड़ती है ना, हमारे आगे बढ़ने और गोल और अचीवमेंट के अकॉर्डिंग। तो यही हमारा एक माइनस पॉइंट होता है कि हम बाहर की दुनिया वालों से ना नेटवर्क नहीं बना पाते हैं, बट वो एक्चुअली हमें बनाना चाहिए। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उनको लेके बाकी लोगों को भी ऐड करना चाहिए, राइट, क्योंकि हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई ना कोई हमें कहीं ना कहीं पे ना लर्निंग सिखाता है, जो हम अलग अलग लोगों से अलग अलग मोटिवेशंस लेते हैं, अचीवमेंट्स उनके होते हैं उससे हम सीखते हैं। तो काफ़ी चीज़ें रोल प्ले करती है। तो हमें थोड़ा सा नवोदय से बाहर निकल के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, बाहर के प्रोफेशनल हैं, उनसे भी नेटवर्क बनाना चाहिए। मेरा नवोदय वालों के साथ साथ बाहर की दुनिया से भी काफ़ी मैं जुड़ी हुई हूँ। नवोदय में जो फ्रेंडशिप होती है बिल्ड, है ना, वो आपकी ब्रदरहुड की तरह होती है। आपके साथ हर दिक्कत में, हर खुशी में खड़े रहते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि सभी खड़े रहते हैं, मतलब जो उनमें से आपके साथ, उनमें भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ बिल्डअप होती है ड्यूरिंग ऑल थ्रू आउट ऑल 7 ईयर। तो ये मतलब एक मुझे लगता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ नवोदय में नहीं होते तो शायद हम इतने अच्छे भाई जैसे फ्रेंड नहीं मिलते। ऐसा लगता है कई बार, ऐसा सोचता हूँ कि जो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उनको तो आज तो इससे बात कर लो, इस दोस्त से बात कर लो, उसको बता दो, वो आ जाता है इस ये हेल्प करने, वो आ जाता है ये हेल्प करने। लेकिन शायद वो दोस्ती नहीं होते तो वो जो लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें अकेले देख रहा होता, अकेला झेल रहा होता, ऐसा फील होता। तो अगेन आई विल से कि आपकी ब्रदरहुड की आप बात करें तो आप 7 साल एक साथ रहे हो, तो बड़ा ऑब्वियस है कि आप एक दूसरे के बारे में काफ़ी जानते हो, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। और हम एक प्लेट में खाते हैं, हम एक मेस में खाते हैं, हम एक रूफ के अंडर रहते हैं, तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो अल्टीमेटली हमारा बिल्डअप हो जाता है ना। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम आउटवर्ल्ड में नहीं जुड़ पाते, आउटवर्ल्ड में हम इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमारा सिस्टरहुड ब्रदरहुड इतना डेवलप नहीं हो पाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल पे डिपेंड है ना। जैसे मैंने अभी बताया मैं नवोदयन हूँ, बट मेरा जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो नवोदय से बाहर वालों के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। जैसे मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मेरी जो सोल सिस्टर है, मेरी फ्रेंड है ना, वो भी सेम प्रोफेशन में। तो हमारी एक आइडियोलॉजी, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट, वो हम सब एक वे में देखते हैं, तो वहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हो जाते हैं। फिर हमारे फैमिली रिलेशन भी हो जाते हैं, और कुछ नवोदय के साथ, कुछ नवोदयंस के साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है,
कुछ लोगों के साथ नहीं हो पाते, तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन आते हैं कि क्या आप नवोदय में पढ़े हो, उसके बावजूद भी आप नवोदय की आइडियोलॉजी, विजन, मिशन है ना, और जो हमारे पायोनियर हैं उनका जो नवोदय को लेके जो विज़न था, नवोदय में पढ़ने वाले जो बच्चों को लेके, क्या उस चीज़ को आप एडप्ट कर पाए हो? अगर नहीं कर पाए तो फिर आप किसी से भी नहीं जुड़ पाओगे, नेदर नवोदय नॉट आउटवर्ड के जो भी स्टूडेंट है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन पे, आपके आइडियोलॉजी, आपके थॉट और द वे यू आर वर्किंग, वो अगर किसी से कनेक्ट हो जाता है हमारा, तो फिर हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि नवोदय वाला है तो नवोदय वालों से ही भी बने। आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छे लोग मिल गए हो, इसलिए आपका एक स्ट्रॉन्ग सर्कल हो गया है, बट सबके केस में ऐसा नहीं होता है। किसी के केस में ऐसा होता है कि बाहर वालों से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो दैट इज़ द वे। आप नवोदय स्टॉक के ब्रांड एम्बेसडर हो, इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या सोचते हो? इस इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? राइट, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग एंड अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं जैसे नवोदय टॉक्स की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो पहले तो मुझे ये खुशी होती है कि मैं एक नवोदयन हूँ, और मैंने जो 7 years खुद को नवोदय में एक एज अ पर्सन देखा है, ऐसे काफ़ी लोग भी हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज़ों को अचीव कर रही हूँ, वो कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जो नवोदयन फैमिली है उनके लिए पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे नवोदयन है, वो बहुत सारी चीज़ें अचीव करके बैठे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ जूनियर है वो करेंगे फ्यूचर में। तो वी एज अ सीनियर, है ना, हमारा एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे एज अ फैमिली हम सक्सेस को, फेलर को, है ना, और हमारे जो जूनियर है उनको हम कैसे आगे लेके चले, एज अ सीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉट पर्टिकुलर रीजन, नॉट पर्टिकुलर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी नवोदयन हैं, सबको साथ में लेके हम चल रहे हैं। और जिसकी भी वैल्यू एडेड स्टोरी है, जिसकी भी सक्सेस स्टोरी है, जिसकी भी स्ट्रगल है, वो स्टोरी से हमारे नवोदय के जूनियर इंस्पायर्ड हो, क्योंकि उनको भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। 12th के बाद निकलने के बाद हम भैया दीदी को ढूंढते हैं ना, कॉल करते हैं, कौन सी कॉलेज चूज़ करें, कौन सी डायरेक्शन में जाए, है ना, हम कैसे आगे बढ़े। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे मिले, तो ऐसा एक इनिशिएटिव है। और उसमें खुद को आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टॉक्स, नवोदयन टॉक्स, कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे थ्रू द प्लेटफॉर्म, एंड सोसाइटी के लिए एज वेल एज नवोदयंस के लिए। तो आई एम प्राउड फॉर दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ टीम, जो कम टाइम में इतने लोगों के साथ नेटवर्क किया है, ऑल ओवर इंडिया से इतने लोगों से मिले हैं और 1-to-1 इंटरेक्शंस किया है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, 1-to-1 इंटरेक्शन करना, ओरिएंट करना, है ना, और फिर उनको सूट करना, उनकी स्टोरी पब्लिश करना जो ग्लोबल लेवल पे जाती है। तो दिस इज़ वेरी बिग अचीवमेंट। तो आई एम प्राउड कि मैं ऐसी टीम के साथ जुड़ी हूँ जो हार्ड वर्किंग है, डे एंड नाइट काम करती है, और टाइम बाउंड में चीज़ें हो रही है। तो दिस इज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इन पर्सन अचीवमेंट्स का एक प्लेटफॉर्म है। तो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा कर रहे हो नवोदयन टॉक्स टीम, और प्लेटफॉर्म इज़ अमेजिंग। एवरी नवोदयन शुड विजिट दिस प्लेटफॉर्म थ्रू द वर्चुअल, इन पर्सन, ऑल्सो मीट विथ द टीम, तो ऑब्जेक्टिव और पता चले, है ना। और पर्टिकुलर जूनियर को भी अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नीट्स के भी कुछ अच्छे स्पीकर्स हैं जो नवोदय से पढ़े हुए भैया दीदी है, वो भी नीट के बारे में अच्छा बताते हैं। जो बाहर हम लाखों का खर्चा कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइडेंस मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और इट इज़ अ वर्थ। और एक फैमिली का एक घर होता है ना, वैसे नवोदयन फैमिली का एक प्लेटफॉर्म है। आप आओ, आपकी स्टोरी शेयर करो और सबको मोटिवेट करो। फीमेल को इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो आजकल लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं सेविंग्स के साथ। तो अपना खुद का घर हो, खुद इंडिपेंडेंट हो, ताकि किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। किसी की प्रॉपर्टी आपके नाम करना, इससे अच्छा आप खुद की प्रॉपर्टी लो, आप खुद इंडिपेंडेंट बनो, आप चाहे वो करो।
तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंडिपेंडेंसी का। इतने सारे मेडल, और ये तो बहुत कम मेडल हैं। हाँ। आपके बहुत सारे मेडल आपके रखे हुए हैं जी। ये मेडल देख के आपको कैसा लगता है? ये बहुत सारे मेडल्स, जैसे मैंने बोला ना बचपन से मैं खेलती हूँ, तो मेरी मॉम मेरे अचीवमेंट को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखते हैं। जैसे मैं खेल के मेडल लेके आई तो हमें नहीं पता होता ना हमने कहाँ रखा, बट हमारी मदर वो अच्छे से रखते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे मेडल हैं, उसके बाद कप्स है, जो भी अचीवमेंट है उन्होंने अच्छे से कबर्ड में रखा है। ये कुछ मेडल यहाँ पे इसलिए रखे हैं क्योंकि सुबह जब आप उठते हो ना तो आप देखो कि आपके अचीवमेंट क्या है और इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, कितना ऐड कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो एवरी डे यू हैव टू सी योर अचीवमेंट, एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योर कैपेबिलिटी, और भी स्ट्रेंथ बढ़े। वो आपको कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। तो दिस इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी एंड दिस इज़ अ प्राउड फॉर माई फैमिली। मैं अगेन एज अ पार्ट ऑफ नवोदय टॉक्स फैमिली आई मस्ट से कि नवोदय टीम, स्पेशली राज, पदमवीर और जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, अच्छा ग्रो कर रहे हो, और काफ़ी चैलेंजिंग वर्क कर रहे हो आप डे नाइट एक करके। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेफिनेटली you will be on the top of your dream ladder. And this is very good opportunity for Navodaya family कि वो आए और अपना स्ट्रगल, अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस को शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन सको, रोल मॉडल बन सको, एंड वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सो ऑल द बेस्ट टीम एंड कंटिन्यूसली ग्रो करो। थैंक यू दी, आपने टाइम निकाला, आप हमसे इंटरेक्ट हुए, बात की। इवन दो आप नवोदय स्टॉक के ब्रांड एम्बेसडर हो, आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई मीट विद यू। और मैं आपसे जब भी मिलता हूँ आई फील एनर्जेटिक। हाँ। और बहुत इंस्पिरेशन आपसे मिलती है। आपने टाइम निकाला। होपफुली नवोदय के बहुत सारे गर्ल्स हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगी, वो कांटेक्ट करेंगी और गाइड लेंगी, या कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। आप अपने लाइफ में इतने बड़े मुकाम तक गए, अभी भी आप और आगे जाने के लिए, इवन दो आप ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हो, सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस एज वेल व्हेनेवर यू कैन गेट अ मेडल इन ओलंपिक। सो इट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि नवोदय की एक स्टूडेंट है वो मेडल लेके आई ओलंपिक में। और उसके अलावा मैं तो खुशी हूँ नेक्स्ट लेवल पे, हमारी पूरी टीम एंजॉय कर रही होगी। हमारी ब्रांड एम्बेसडर एक मेडल लेके आई हैं। हाँ, सो थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू दी। ओके, थैंक यू दी। थैंक यू दोस्तों एंड माय होल नवोदय कम्युनिटी। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।